अब जो बहुत अहम मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनका जो नेचर ऑफ जॉब है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव लाइफ्स। यानी कि एक अल्लाह भी फरमाता है कि आपने एक इंसान की जान बचाई तो गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो आज इसी हवाले से, इसी शोबे से ताल्लुक रखती है एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, और जो खुशी की और हैरत की बात है वो ये है कि वो एक खातून भी हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब दीबा शहनाज अख्तर हैं। आप रेस्क्यू हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान रेस्क्यू टीम से आपका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम दीबा, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जो डेजिग्नेशन है उसमें आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन एंड आल्सो लिएजन ऑफिसर हूँ पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड है। और थैंक यू वेरी मच पयाम रमज़ान में बुलाने का, और ख़ास तौर पे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर अवेयरनेस का सेशन करने का। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दीबा, मुझे बताइएगा कि बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है आपकी, एंड बीइंग विमेन, हमारी ख़वातीन माशाल्लाह बहुत बहादुर हैं और हर शोबे में, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में हमें काम करते हुए दिखाई देती है। लेकिन रेस्क्यू एक ऐसा काम है जो कि एक बहुत अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में एक शख्स फंसा हुआ है, आपको उसको वहां से निकालना है। वो खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का हादसा हो सकता है, कोई डूब रहा है, कहीं आग आतिशबाजी का कोई वाक़या पेश आ गया, जैसे टर्की में स्पेशली हमने आपकी जो सर्विसेज देखी हैं। चलें वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। तो आपने एक कोलैप्स्ड बिल्डिंग में से, जहां पर मलबा है, वहां से एक खातून को रेस्क्यू किया, और ये बहुत वाक़या मशहूर भी हुआ, BBC तक ने इसको रिपोर्ट किया और वहां पर उनकी वेबसाइट पर मौजूद भी है। तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? आपको डर नहीं लगा कि ऑलरेडी एक बिल्डिंग गिर चुकी है, हमें कटर्स यूज करने पड़े हैं, या हमें इस रास्ता बनाने के लिए खातून तक पहुंचने के लिए खुदा ना खास्ता हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए? ये सारी चीजें ज़ाहिर ज़हन में आई होंगी। देखिए, रेस्क्यू जो काम कर रहा है ना, रेस्क्यू 1112, वैसे ये इमरजेंसी सर्विस है, लेकिन जो लोग इसे जानते हैं वो रेस्क्यू 1122 के नाम से जानते हैं, क्योंकि 1122 एक इमरजेंसी नंबर है जो कि हर आम और ख़ास बंदे को पता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी 1122 पे डायल करना है। ये क्रेडिट गोज टू द इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी, जिन्होंने हमारी तरबियत की इस तरह से कि हम चाहे बिल्डिंग गिरी हुई हो, चाहे हाई राइज कोई बिल्डिंग हो, वहाँ से निकालना हो, पानी हो, सैलाब हो, तो हमारे रेस्क्यूअर्स आपको हर तरफ खिदमत करते हुए दिखाई देंगे। तुर्की का जो एक अनफॉर्चुनेट डिज़ास्टर था, उसमें सबसे पहले तो ये कि हुकूमत ने बर वक्त डिसीजन किया, और हमारे पास चूँकि ये एक्सपर्टीज़ थी इस बार कि हम जब 2005 का ज़लज़ला आया था, ये एक्सपर्टीज़ हमने बाहर से ली थी। वो ये थी कि हमारे पास ये जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, मलबे के अंदर सेंसर लगा के देखना है कि ज़िंदा लोग हैं कि नहीं, उनको निकालना कैसे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। ये 2005 में हमारी कैपेसिटी नहीं थी, जब हमारा पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था। उस वक्त ये हमने बोरो की थी बाहर के कंट्री से। लेकिन अब ये जो सर्विस बनी है, जो 2004 में बनी, और आज तकरीबन 19 साल के बाद ये एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तहसील लेवल तक मौजूद है, और 1,45,00,000 लोगों को रेस्क्यू कर चुका है। इसकी जो टीम है इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की, वह कौम मुत्तहिदा से जनूबी एशिया की पहली सर्टिफाइड टीम है जो सर्च एंड रेस्क्यू की है, जिसकी मैं भी मेंबर हूँ। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन इसमें मुझे भी मौका मिला अपनी टीम के साथ जाने का। जिस ऑपरेशन का आप जिक्र कर रही हैं, वहाँ पे एक खातून 5 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर ट्रैप थी, और जो एक खतरनाक ऑपरेशन इन अ सेंस ये था कि उसके जो दोनों टांगे थी वो बुरी तरह से ट्रैप थी। उसका ऊपर वाला हिस्सा हमने मलबे से करवाया फ्री, लेकिन उसकी एक टांग को भी कई घंटों के बाद निकाल दिया, जो दूसरी टांग थी वो नहीं फ्री हो रही थी, यहाँ तक कि एम्पुटेशन करने का, कि इसकी टांग काट के इसको निकालने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन हमने मैक्सिमम रिस्क लिया। और ये जो आपने फरमाया कि ऊपर मलबा गिरने का, ये अंदर जब कोलैप्स स्ट्रक्चर के अंदर आप होते हैं और आप कटर वगैरह यूज करते हैं, तो आपने ये चीज़ें करना होती हैं, और वहाँ पे हमने मैक्सिमम रिस्क लिया था, क्योंकि अगर रिस्क ना लेते तो एम्पुटेशन करनी पड़ रही थी, और बिल्कुल ही सेफ जोन में जैसे बाकी टीमें कर रही थी। और पाकिस्तान टीम मशहूर भी इसलिए हुई थी तुर्की में कि मैक्सिमम रिस्क जहाँ पे कोई नहीं और जा रहा होता था, वो हमारी टीम के लोग जा रहे होते थे। सही। तो मेरा भी ये था कि मैंने 2005 का ज़लज़ला खुद देखा, मैंने अपने फैमिली के बहुत से लोगों को के बारे में उस वक्त जब काम करी थी, तो वॉलंटरीली काम किया मैंने, तो वहाँ पे कई लोगों की डेथ्स हुई थी जो डायरेक्ट भी फैमिली में थे लोग। तो मैंने कहा अगर ये बंदी बच भी गई तो ये अगर मफलूज हो जाती है तो ये क्या याद रखेगी कि मुझे। तो एक जो फीलिंग अंदर थी वो ये थी, और दूसरा जो फीलिंग थी कि
मैक्सिमम रिस्क लेके इसको मजीद खराश ना आए हमारे ऑपरेशन की वजह से। उसमें बहुत ही नैरो एरिया था और क्रॉल करके हम अंदर गए थे और फिर जब कटर यूज करे थे तो हमें ये भी डाउट था कि हो सकता है कि नीचे कोई हॉलो एरिया हो और हम सारे के सारे ही नीचे जाएं। अच्छा, ये ऐसा भी खतरा वहां पे मौजूद था। लेकिन इन सब को करते हुए जो एंड ऑफ द स्टोरी ये था कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि वो खातून ना सिर्फ जिंदा बची बल्कि कोई उसको मजीद खराश नहीं आने दी। और सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन ये थी कि सक्सेस तो वहाँ मलबे में ये भी होती है कि आप डेड बॉडी को रिकवर कर लें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने जिंदा को एक्सेस किया, उसके बाद जो ऑपरेशन किया उसके बाद उसको जिंदा निकाला, और इस तरह ये नहीं बल्कि हमारी टीम ने 15 लोगों को वहाँ पे तुर्की के ऑपरेशन में यके बाद दीगरे जिंदा निकाला, सेंसर लगा के लोकेट किया कि इस यहाँ से आवाज आ रही है, इस बिल्डिंग में जिंदा। तो वो एक होप जो क्रिएट हुई पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान टीम के बारे में, उसने बहुत पुराना रिश्ता था तुर्की के साथ जो खिलाफत मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था, वो उसको रिवाइव किया। और एक अच्छा जो एक ब्रदरहुड है ना, वो उसमें टीमें तो बहुत आई थी पूरी दुनिया से, 80 से ज्यादा टीमें वहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन ये जो था इसने रिवाइव किया पे खेल के उनके लिए काम किया, तो जाहिर है वो याद ये एक इस लिहाज से। लेकिन बहरहाल बहुत मैं कहती हूँ कि ऐसा डिजास्टर था जो मैंने अपने मुल्क के बाद उधर देखा था, लेकिन हमें खुशी और इत्मीनान ये था कि हम दूसरे दिन ही पहुंच गए और हमने जो ऑपरेशन करना शुरू किए शुरू में पहले हफ्ते में एक के बाद एक हमें जिंदा बंदे को जब हम निकालते थे ना तो हमारा खुद मोराल बहुत बूस्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आम इंसान दीवा ये चीज नहीं कर सकता, एक तो ट्रेनिंग नहीं होती, पता नहीं होता कि क्या सही तरीका होगा कि जो शख्स ऑलरेडी फंसा हुआ है उसे हम सेफली कैसे निकालें कि उसका कोई जो है डैमेजेस मजीद ना हो, कोई माजूरी ना हो जाए। तो रेस्क्यू के जो लोग हैं उनकी कोई बाकायदा ट्रेनिंग होती है, स्टेमिना बिल्डअप किया जाता है, साइकोलॉजिकली भी कुछ सेशंस होते हैं आपके कि भाई आपने ऐसी सिचुएशन में पहले तो खुद परेशान नहीं होना। इमरजेंसी सर्विस जब भी कोई नया रेस्क्यू और इंडक्ट होता है वो किसी भी स्केल में हो सकता है, वो उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के हवाले हो जाता है। अच्छा। वहाँ पे ही उसने रहना है, वहाँ पे ही उसने ट्रेनिंग करनी है। अच्छा। वहाँ पे सिमुलेटर्स बने। दिस इज अ पर्पस बिल्ड अकेडमी जो कि जनूबी एशिया में पहले इसलिए तस्वर की जाती है कि इसी की टीम ने यूएन से सर्टिफिकेशन ली। वहाँ पे आपको नहर भी मिलेगी, वहाँ पे आप आर्टिफिशियल लेक भी है, वहाँ पे पूल भी है, वहाँ पे 5 स्टोरी बिल्डिंग कोलैप्स का स्ट्रक्चर भी है, वहाँ पे फायर फिट के लिए टावर भी है। और उन तमाम में हर शोबे के जो ट्रेनिंग वो लेता है रेस्क्यूअर, जब वो 6 माह के बाद इस काबिल हो जाता है कि वो तमाम चीज़ों के अंदर खुद को एग्जिबिट कर सके, तो उसको सिनेरियो बेस्ड उसकी एवेल्युएशन होती है। वो उस एक जो मोक आप समझ लें कि मोक ऑपरेशन से वो बार बार गुजारा जाता है, स्किल्स भी दी जाती हैं और फिर उसने इंसिडेंट को कमांड, अगर वो ऑफिसर लेवल पे है तो फिर उसने एक इंसिडेंट पे पहुंचा है, उस पर कमांड कैसे करनी है, उसमें दर्जाबंदी कैसे करनी है, मरीजों की करवानी है, प्रायोरिटी सेट कैसे करते हैं, क्रू से काम कैसे लेते हैं, फिर उनको शिफ्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं, हॉस्पिटल अगर शिफ्ट करना है तो किस पेशेंट को पहले करना है, क्योंकि यूजुअली आप देखते होंगे कि डेड बॉडीज पड़ी हो तो सारे पैनिक क्रिएट होता है, जल्दी जल्दी उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सिखाया जाता है कि आप ये देखें कि डेड बॉडीज तो हैं लेकिन जो डेथ होने वाली है उनको आप बचा सके ना, तो वो अगर लेट भी शिफ्ट हो जाए जो ऑब्वियस डेड है तो वो कोई बात नहीं, वो ऑपरेशन का हिस्सा है। लेकिन जो जिंदा लोग हैं, सांसें ले रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन में है, हार्ट उनका रुक गया, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, उनको जल्दी पहुंचाने की जरूरत होती है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें जो अकेडमी उसमें ट्रेनिंग देती है और वो पास आउट होते हैं। वैल्यूएशन का एक सख्त क्राइटेरिया है जिससे उसे गुजरना पड़ता है और फिर उनको भेजा जाता है। अब तक इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में पूरे पाकिस्तान से 22,000 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स की तरबियत हो चुकी है। अच्छा। और ये क्रेडिट पंजाब को जाता है कि इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में ना सिर्फ पंजाब बल्कि बलूचिस्तान, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, एजेके, गिलगित बिल्तिस्तान और अब कराची की भी लोग वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। सिंध की जो बैच अब है अंडर ट्रेनिंग, सिंध और बलूचिस्तान का बैच इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा है। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि खवातीन को वैसे तो हम हर शोबे में देखते हैं, लेकिन रेस्क्यू जो एक ऐसा प्रोफेशन है, जाहिर है एक जान लड़ाने वाला काम है, सख्त काम है, मुश्किल काम है। कहा जाता है कि सिन्फ़े नाजुक, खवातीन बड़ी कमजोर होती हैं, सेंटिमेंट्स के हवाले से जज्बाती तौर पे भी कमजोर होती हैं और फिजिकली भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो खवातीन का आप कितना रुझान देख रही हैं कि वो रेस्क्यू को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन कर रही हैं? देखिए, जिस वक्त मैंने सर्विस ज्वाइन की थी ना, इट्स बीन 18 इयर्स नाउ ना, तो उस वक्त मेरा बैच था लड़कों का 900
प्लस सही। और लड़कियां हम 4 थी सिर्फ। okay। तो हम ऐसे जब पूरा बैच पीछे एक दफा मुड़ के देख ले तो कॉन्फिडेंस चेक होने के लिए बात काफी होती है ना। और फिर आपने 4:30 आपने ग्राउंड में होना है अर्ली मॉर्निंग। अच्छा। आपने जाके रनिंग भी करनी है, 1 माइल भी पास करना है, आपने टावर पे भी चढ़ना है, आपने टावर से छलांगे भी लगानी है, आपने सारी मतलब वो एक सेट ट्रेनिंग पैटर्न है ना। उस वक्त ये वाकई हमने एक ट्रेंड सेट किया था कि जो वो फील्ड्स हैं जिसमें लड़कियां नहीं आ सकती उसमें लड़कियां आए। असल में हम थोड़े कोई ओवर एम्बिशियस किस्म की लड़कियां थी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। और जब हमने ज्वाइन कर लिया तो हमें फील हुआ कहीं कहीं जब ना ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन ये वो आप समझिए कि फीमेल को जैसे एक करके भेज देते ना जब रुखसत करके तो उसे कहते तुम्हें उधर रहना है। तो इट बीन लाइक दैट कि हम कमरे में सोचती जिस वक्त ब्रेक होती थी बहुत दफा ख्याल है नहीं ये छोड़ के चले जाते हैं, ये तो बहुत टफ है, ये तो लड़कों का काम है, ये तो लड़कियों से रिलेटेड नहीं। लेकिन फिर एक थॉट आती थी कि नहीं अगर आज हम भी छोड़ के चले जाते हैं जो इतने बोल्ड अपने आप को समझते हैं और अच्छे उससे एजुकेशन से आए थे, फिर जो बाकी लड़कियां तो नहीं कर पाएंगी। तो वी थिंक वी आर ट्रेंड सेटर्स एंड ना सिर्फ उसमें ट्रेंड सेट किया बल्कि जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट की दैट वाज द रिग्रेस ट्रेनिंग। मैं कहती हूँ कि हमारी ट्रेनिंग इस लिहाज से भी लंबी थी, उस वक्त 9 माह की वो ट्रेनिंग थी कि उस वक्त ना स्टेशंस नहीं बने हुए थे। अच्छा। तो जब तक स्टेशंस बन रहे और कंप्लीट हो रहे तो हमारी ट्रेनिंग लंबी होती जा रही थी। तो वो सारी जो सख्तियां थी ना, वो टफेस्ट जो इन्वायरमेंट था ना, वो उसने एक्चुअली हमें कॉन्फिडेंस दिया और स्किल्स भी हमारी उसी वजह से थी। फिर उसके बाद जिस वक्त हम ऑपरेशन में थे गए तो फिर भी एक्चुअली वो जो कॉन्फिडेंस आपको एकेडमी देती है स्किल्स के ऊपर, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है फील्ड में खड़े होने के लिए। फिर मैंने बॉम्ब ब्लास्ट भी डील किए, क्रॉस फायरिंग में बॉम्ब ब्लास्ट किए, मैंने एयर क्रैश में भी रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, मैंने तुर्की का अर्थक्वेक में भी आपने ऑपरेशन देखा है। तो फिर आपको नहीं, फिर आप अपने आप को बिल्कुल ही डिफरेंट, फिर आपके जो आम लड़कियों के मसाइल होते हैं वो आपके मसाइल नहीं रहते, ना ही आप आम लड़कियों की तरह खुद को समझते हैं। फिर आपका जो फोकस होता है ना, अगर ब्लास्ट हुआ है तो मेरा फोकस नहीं है कि मैं ब्लड देख के बेहोश होंगी, मेरा फोकस है कि मेरे जो जिंदा लोग हैं, जख्मी लोग हैं, उनको जल्दी फर्स्ट एड कैसे करानी है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हुए हॉस्पिटल कैसे पहुंचाना है, इंसिडेंट को वाइंड अप कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे कंपाइल करनी है, तो उसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करना है। तो वो आपकी जो तरबियत होती है इदारा करता है। और फिर इदारा जिस वक्त ऐसे लोग जो होते हैं एम्बिशियस उनको मौके भी देता है। तो आई एम थैंकफुल टू माई ऑर्गेनाइजेशन कि फिर मुझे ना बाहर मुख्तलिफ कंट्रीज में भी मौके दिए सीखने के। ट्रेनिंग दीपा, लड़कियों के लिए, हमारी जो बच्चियां हैं, यंग लड़कियां हैं, कॉलेज स्कूल गोइंग हैं, उनके लिए आप जरा उनको बताएं ताकि वो समझ पाएं कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और क्या तरीकाकार है, किस तरह से वो रेस्क्यू को या इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकती हैं, क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, इसमें ना इसका पहली बात है जैसे एनटीएस से शुरू में स्टार्ट हुआ था, ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो फिर बाकायदा एक कंपटीशन होता है, जो भी टेस्टिंग सर्विस होती है वो इसका एग्जाम्स वगैरह सारा कंडक्ट करती है। तो एक थर्ड पार्टी टोटल प्रोसीजर्स हैं। अभी सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस इस बार हमारे साथ है। तो जब न्यूज़पेपर में आता है वो स्केल वाइज आता है। अगर आपने एम्बुलेंस के अंदर एज पैरामेडिक स्टाफ काम करना है तो मैट्रिक विद पैरामेडिक जो डिप्लोमा है वो है, कंप्यूटर से रिलेटेड एजुकेशन है तो कंट्रोल रूम क्या है। अगर आपने ऑफिसर लेवल पे आना है तो आप डॉक्टर या इंजीनियर्स हो या किसी स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट में हो। तो ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया आप उधर पहले देखें किसमें आप फिट इन होती हैं। उसके बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होता है, आपकी रनिंग का टेस्ट भी होता है, बाकी कुछ टेस्ट सेट दिया हुआ है, वो टेस्टिंग सर्विस आपकी कंडक्ट करती है। अगर आप वो करते हैं फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है कि जो हमारे रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, उसमें आपको शायद और टाइम में भी निकलना पड़े। आपको सम टाइम आपको ऐसा पेशेंट मिल जाए कि वो ड्रंक हो, आपने उसको भी फेस करना है। तो आपका अपना जो एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स दैट जॉब है कि नहीं है, वो आप उस तमाम प्रोसेस से जब गुजरते हैं फिर आप ट्रेनिंग में आ जाते हैं एकेडमी के अंदर। जब एकेडमी में सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसमें मेडिकल की है, उसमें फायर फाइटिंग की है, उसमें वाटर रेस्क्यू की है, उसमें सर्च एंड रेस्क्यू की है, उसमें रेस्क्यू फ्रॉम हाइट है, वो एक कॉम्बिनेशन पूरा
आपने कंप्लीट करना है। अगर आप वो कंप्लीट करके अच्छे उसमें पास आउट होते हैं तो देन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और अपनी एरिया की मैपिंग करते हैं और फिर मैपिंग करके फिर आपको कंट्रोल रूम के हैं तो कंट्रोल रूम में लगते हैं, ऑपरेशन के हैं तो आप गाड़ियों पे लगते हैं, ऑफिसर रैंक पे तो आपको अपनी ऑफिसर के लेवल की जॉब करनी पड़ती है। तो इस तरह से तो लेकिन ये मैं एक बात सब बच्चियों से कहूंगी, खासतौर पे फीमेल से, लड़के तो आते हैं उनको पता भी चल जाता है, लड़कियां यूनिफॉर्म में किसी भी फीमेल को देख के बड़ी एम्बिशियस हो जाती हैं, जबकि उनके घर वाले उनको परमिशन नहीं दे रहे होते या उनके इन लॉज उन्हें परमिशन नहीं दे रहे होते। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी एजुकेशन इन लाइन विद दैट है। नंबर 2, आप जब आएंगे तो आपने ये तो नहीं कहना अच्छा नहीं मैं तो फीमेल हूँ, मुझे 4 बजे तक काम करना है, मैं शिफ्टों में नहीं कर सकती, तो किसी लड़के की ड्यूटी लगा दें। क्योंकि जब आप कहते हैं ना, एक दावा करते हैं कि शाना बशाना काम करने का, तो देन यू हैव, ये जॉब इस तरह की नहीं है कि इसमें आप बैठी रहेंगी पीछे और दूसरा करेगा, आपने अपना काम खुद करना है, खुद आपको फील्ड में काम करना है। आप वही लड़कियां आए जो कि मतलब अपने घर की और एजुकेशन की और सपोर्ट, ये सारी चीजें इन लाइन है विद दैट जॉब। आप जब सिलेक्शन करते हैं ना तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। चलें जनाब, मजीद कुछ और क्वेश्चन हम दीबा से करेंगे और हमारी जो बच्चियां हैं जो जैसे कि दीबा कह रही हैं कि यूनिफॉर्म में देख के बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन जब काम करना पड़ता है फिर उन्हें याद आता है कि नहीं यार ये मैं तो इसके इन ड्यूटी आवर्स के अलावा काम नहीं कर सकती। कुछ मजीद सवालात हम लेंगे दीबा से और किचन की जानिब भी जाएंगे, नन्हे मुन्ने बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पयाम रमज़ान में जनाब हमारे किचन से बहुत ज़बरदस्त खुशियाँ आ रही हैं और गेस्ट हमारे साथ एक बहुत अहम मौजूद हैं, रेस्क्यू 1112 से इनका ताल्लुक है, एसपी हैं और हम इनसे जान रहे थे कि किस तरह से हमारी बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं इस वक्त जो एक हमारी यंग जनरेशन है वो कैसे खासकर लड़कियां इस महकमे को ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ज़्यादातर जो केसेस हैं रेस्क्यू के, ज़्यादातर कॉल्स या कंप्लेंट्स आपको किस जो है वो टाइम पीरियड में ज़्यादा आते हैं? अभी जैसे आजकल रमज़ान है तो सड़कों पर रश बहुत ज्यादा नहीं होता है, रोजा होता है, लोगों का थोड़ा सुकून होता है, तो आजकल ज्यादा नहीं होता होगा ना? लेकिन ये जो ऑफिस से वापस जाने का टाइम होता है या शाम में होता है, इस टाइम पे कॉल्स बढ़ जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, वाकयात भी इस तरह के होते हैं, लेकिन रूटीन में जो हमें इमरजेंसीज की तादाद ज्यादा होती है, जो तशवीशनाक है वो है रोड ट्रैफिक क्रैशेस की। अच्छा। क्योंकि रोड ट्रैफिक क्रैशेस रोजाना 1000 से जायद, 1100 से जायद सिर्फ पंजाब में हम डील कर रहे होते हैं और उसमें बीच 500-600 बंदा ऐसा होता है जिनको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पड़ती है। यानी फर्स्ट एड एट द स्पॉट भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वाकई इतनी चोटें होती हैं कि उन्हें हॉस्पिटल लेके, और तकरीबन 10-11 लोगों की डेथ होती है डेली रोड ट्रैफिक क्रैशेस में। और जब उस पर हमारा अगर इमरजेंसी का अदादो शुमार आप देखें तो ज्यादातर वाकयात मोटर बाइक से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप अपनी उस पर फर्दर स्टडी करके हमने देखी तो इसके जो प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरत है, जिसमें अगर हम उसकी मोटर बाइक की स्पीड कम कर दें, 50 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो वी कैन प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स। इसी तरह से जिस वक्त ये गैस वगैरह की लोड शेडिंग शुरू होती है तो आप रात को जब सोते हैं तो सारे अप्लायंसेस वगैरह अपने बंद करके सोएं, क्योंकि ऐसे वाकयात की वजह से भी कोई ब्लास्ट होते हैं, सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं और बाकी चीजें जिसकी वजह से भी हादसात हो रहे हैं, बिल्डिंग्स भी गिर रही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा दीबा के रेस्क्यू के वो अहलकार जो अपनी ड्यूटी लाइन में खुदा न खास्ता उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है, कोई जिस्मानी माजूरी आ जाती है या जान चली जाती है, उनकी फैमिलीज को जो उनके लवाहिकीन हैं उन्हें किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाता है? फिर उसके 2-3 तरीके हैं। गवर्नमेंट के तरीकों के मुताबिक उनको पहली बात है उनके किसी लीगल हेयर को जॉब भी दी जाती है, उनको डबल कंपनसेशन भी मिलती है। और अगर कोई फीमेल है इस तरह की तो 17A के तहत उसको घर बैठे हुए पूरी सैलरी मिल रही होती है जब तक उसका 60 साल का टाइम उसके हस्बैंड का वो पूरा होना है या 25 साल की सर्विस। तो इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें, और हम उसकी हर साल भी उनकी घरों को विजिट करना, उनकी फैमिली की टेक केयर करना, एजुकेशन में मुख्तलिफ अच्छे स्कूलों के साथ भी MOUs किए हुए होते हैं जिसमें उनकी फैमिलीज को खास तौर पे कंपनसेशन, 100% कंसेशन, इस तरह की चीज़ें दिलवाई हुई। सही सही। जनाब दीबा से तो हमने पूछा कि किस तरह से वो रेस्क्यू में काम कर रही हैं, उन्होंने किस जज्बे के तहत ज्वाइन किया था, और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें से जो हमारी बच्चियां हैं वो कैसे इस फील्ड की तरफ आ सकती हैं। तो अब